हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष क्लासेस पर। बात हम करेंगे सेशन नंबर 109 की। क्लास है 25 मई की और टाइटल है इसका कोवर्स्ड कंसेंट। कोवर्स्ड कंसेंट जो दे रखा है आपको, इसका मतलब हम चर्चा करेंगे, किस बारे में है ये चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, एक जानकारी आपको कि एक अपना जो कोर्स चल रहा है एसएससी चैंपियन बैच, एसएससी वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से, जो मैं यहाँ ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ाता हूँ राजस्थान में, उसी का रिकॉर्डेड बैच, ये आज एक लास्ट डेट रहेगी आपके लिए। उसके बाद कल से इसका प्राइस जो है बढ़ने वाला है। तो मैं नहीं चाहता कि बढ़े हुए प्राइस पर आप खरीदें, आज और अभी खरीद लीजिए। काफ़ी सारे बच्चे, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे इसको खरीद चुके हैं कोर्स को, और अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो आज ही इसको परचेज कर लें। उसके बाद आप क्लासेस लेना शुरू करें। प्रतिदिन शाम को 7 बजे ये क्लास आपको मिलेगी। आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर मिलेगी। कोई भी किंतु परंतु हो, कुछ पूछना हो तो ये नंबर आपको दे रखा है, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, संडे का इसमें ऑफ रहता है। ये कुछ चीज़ें हैं, वोकैबुलरी इसमें साथ चल रही है। नाउन मैंने कंप्लीट इसमें करवा दिया है, प्रोनाउन भी कंप्लीट करवा दिया है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। चलिए साहब, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको मल्टीपल एरर्स फाइंड करनी है। कौन कौन सी एरर्स हो सकती हैं। पहला प्रश्न है, द इंडियन स्टेट हैव फ्रिक्वेंटली यूज। इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य, भारत सरकार। हैज आएगा क्योंकि एक वचन है। ठीक है, तो इसमें फ्रीक्वेंटली, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, यूज्ड आएगा। फ्रीक्वेंटली यूज किया है क्या, कॉलोनियल ऑफेंस, मतलब औपनिवेशिक अपराध। अपराध किसका है, सेडिशन का, राजद्रोह का। एज अ टूल, किस लिए, एक टूल के रूप में। एक टूल के रूप में, टूल किस लिए, क्वेलिंग। क्वेलिंग का मतलब होता है सप्रेस करना, दबाना। दबाना किसको है, असहमति को। क्वेलिंग डिसेंट्स, डिसेंट कर दीजिए इसको, डिसेंट्स मतलब असहमतियां जो हैं उसको दबाने के लिए। ठीक है, एज अ टूल फॉर क्वेलिंग डिसेंट्स एंड साइलेंस क्रिटिक्स। अब देखो, एंड के पहले आपने देखा कि यहाँ पे आईएनजी दे रखा है, यहाँ पे भी आप आईएनजी लगा दीजिए और क्या कर दीजिए, साइलेंसिंग। एंड के दोनों तरफ चीजें सेम आती है। एक बार आप इसको फिर से पढ़ कर देखिए, ट्रांसलेशन इसका करिए, तब जाके पूरी कहानी समझ में आपको आएगी। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहला हमने लिखा इंडियन स्टेट सिंगुलर, हैज आया। दूसरी बात यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, हैज के साथ यूज्ड आ गई। तीसरी बात यहाँ पे द कॉलोनियल ऑफेंस ऑफ सेडिशन एज ए टूल फॉर क्वेलिंग। डिसेंट कर दो, डिसेंट बहुवचन नहीं बनाना इसका। असहमति को बोलते हैं, कोई प्रकार की असहमति। कोई ये अलग अलग असहमतियों की बात नहीं कर रहा, ये तो कह रहा है कोई भी प्रकार की असहमति, सिंगुलर रहेगा। इसके बाद में साइलेंसिंग, क्योंकि आईएनजी दोनों तरफ लगेगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन द बीएनएस टुक इफेक्ट। बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, जब ये प्रभावी रूप से लागू हुआ, ठीक है, तो जब ये ऑपरेशनलाइज हुआ, इफेक्ट करिए, इफेक्ट तो वर्ब होती है। कब हुआ, 2024 में। पार्लियामेंट रिप्लेस, तो उस समय की बात है, पास्ट की बात है। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, रिप्लेस किया। किसको, सेक्शन 124A को किसके साथ रिप्लेस किया, रिप्लेस के साथ विद लगता है, रिप्लेस किया सेक्शन 152 के साथ। एंड इंक्रीज्ड, पास्ट की बात है, इंक्रीज्ड, क्या इंक्रीज किया, मिनिमम सेंटेंस जो न्यूनतम सजा है उसको 7 साल तक बढ़ा, 7 साल तक कर दिया। 7 के बाद में ईयर्स, क्योंकि बहुवचन है। तो बीएनएस जब लागू हुआ 2024 में, तो पार्लियामेंट ने सेक्शन 124A को सेक्शन 152 से रिप्लेस किया और मिनिमम सजा को बढ़ा के 7 साल कर दिया। ठीक है, अगला है द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड यूनियन गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट्स। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा है, क्या कहा है, याद रखो भाई, आस्क के बाद में जब टू होता है तो इसका मतलब कहना होता है, और आस्क के बाद इफ होता है, वेदर होता है, या WH वर्ड होता है, तो उसका मतलब पूछना होता है। तो यहाँ पे आस्क क्या है, कहना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकारों को, क्या कहा, रिफ्रेन करने के लिए, ईडी हट जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा कि वो परहेज करे, रिफ्रेन करे, किससे, रजिस्टरिंग न्यू FIRs, नई FIRs को रजिस्टर करने से, एंड टेकिंग कोवर्सिव मेजर्स, और बलपूर्वक कोई भी कार्यवाही करने। तो मेजर की जगह मेजर्स लगाओ, ये कार्यवाहियां हैं, क्योंकि एक की बात करता तो यहां पे जरूर से आर्टिकल लगता अंडर सेक्शन 124A। तो 2 गलतियां हैं, टू के साथ बेस फॉर्म आएगी और मेजर्स आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट से पहले द लगता ही है, पता है आपको। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा है कि आप बचें, किस चीज से, नई FIR को दर्ज करने से और बलपूर्वक कार्यवाही करने से। किसके तहत, सेक्शन 124A के तहत। अगला है, इफ द अक्यूज्ड पर्सन, डू की जगह डज, क्योंकि अक्यूज्ड पर्सन सिंगुलर है। तो यदि कोई अपराधी व्यक्ति जो है वो, उसके रोबस्ट लीगल रिप्रेजेंटेशन उसके पास नहीं है, यदि किसी आरोपी व्यक्ति के पास डज नॉट हैव रोबस्ट लीगल रिप्रेजेंटेशन, मतलब मजबूत न्यायिक प्रतिनिधित्व नहीं है, तो हिज कंसेंट में बी कोवर्स्ड,
अब ये पैसिव वॉइस बनेगा तो उसकी कंसेंट को हो सकता है कि मजबूरी में उसको कंसेंट दिलवाई गई हो, मजबूरी में उसे सहमत करवाया गया हो। बिकॉज दी ऑल्टरनेटिव एक वचन है तो इज आएगा, क्योंकि विकल्प क्या है इसका, विकल्प है अनिश्चितकालीन देरी, और डिलेज नहीं आएगा, डिले आएगा, क्योंकि प्लूरल नहीं बनेगा इसका, प्लूरल नहीं बनता इसका, ठीक है। तो एक्यूज्ड पर्सन जो है, यदि उसके पास रोबस्ट लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यदि उसके पास मजबूत, रोबस्ट का मतलब मजबूत होता है, लीगल का न्यायिक होता है, रिप्रेजेंटेशन का प्रतिनिधित्व, यदि उसके पास रोबस्ट लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो उसकी कंसेंट जो है वो हो सकता है कि कोवर्स्ड हो, इसके क्योंकि ऑल्टरनेटिव जो इसका है वो अनिश्चितकालीन देरी है। द कोर्ट ऑब्जर्वेशन, अब कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब टिप्पणी कह सकते हो, नोटिस भी कह सकते हो, रिमार्क भी कह सकते हो। तो कोर्ट की जो टिप्पणी है इफेक्टिवली ईज्ड, तो उस टिप्पणी ने प्रभावी तरीके से ईज किया, हो सकता है यहां पे ईजेज हो कि कोर्ट की जो टिप्पणी है प्रभावी तरीके से ऐसा कर देती है, दोनों ही सही होंगे। अगर पास्ट की घटना है तो ईज्ड कर दो, वरना ईजेज कर दो। क्या देश का, कंट्रीज, देश का, यहां पे जेनेटिव केस लगेगा क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है। पैसेज इनटू द बीएनएस ईरा, ईरा मतलब युग, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, पैसेज मतलब होता रास्ता, यहां पे बदलाव कह सकते हो। तो भारत देश जो है वो, उसने देखो कई सारे कानून बदले हैं भारत में, देखा आपने, बीएनएस भी आया, बीएनएसएस भी आया, है ना, ये सब कानून जो बदले हैं, उसका जो भारत देश का जो रास्ता है या तब्दीलियां हैं वो एक इस युग में प्रवेश करने के लिए, इस युग में प्रवेश करना आसान कर दिया। बट इट ऑल्सो रेजेज, या तो रेजेज करो या रेज्ड करो, बल्कि ये ऐसा भी करता है। अब ये फैक्ट बता रहा है कि ऐसा होता है, तो इसको ईजेज कर दो आप, ईजेज, और यहां कर दो रेजेस। और ये रेज करता है कंसर्न्स, चिंताएं बढ़ाता है, किस बारे में, कोवर्स्ड कंसेंट कि मतलब जो कंसेंट कोवर्स्ड है, कोवर्स्ड का मतलब मजबूरन किसी को कंसेंट करवाई गई है, किसी को सहमति मतलब बनवाई गई है, सहमति करवाई गई है। कोर्ट की जो टिप्पणी है वो प्रभावी तरीके से देश का जो तब्दीली है, देश का जो शिफ्ट है, इस एरा में प्रवेश किया है देश ने, तो उस कोर्ट के ऑब्जर्वेशन ने, कोर्ट की टिप्पणी ने प्रभावी तरीके से क्या कर दिया है, देश के इस शिफ्ट को आसान कर दिया है। और ना केवल आसान किया है बल्कि ये कंसर्न्स भी उठाता है, ये चिंताएं उठाता है, किस बारे में, कोवर्स्ड कंसेंट के बारे में, दोनों चीजें इसमें हैं। ठीक है भाई, तो ये था आज के इस एडिटोरियल में जो क्वेश्चंस हैं वो। अब हम बात करें कि सेशन है किस बारे में। देखिए, एडिटोरियल कोवर्स्ड कंसेंट, ये जो एडिटोरियल है कोवर्स्ड कंसेंट discusses the continued existence of the sedition law in India under a new form and raises concerns about its impact on civil liberties and dissent। जो ये एडिटोरियल है कोवर्स्ड कंसेंट, ये डिस्कस करता है किस बारे में, द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द सिडिशन लॉ, जो लगातार जो अस्तित्व में है, लगातार जो बना हुआ है, क्या बना हुआ है, लगातार जो एग्जिस्टेंस में है, सिडिशन लॉ मतलब देशद्रोह का कानून, सिडिशन मतलब राजद्रोह, देशद्रोह, इसका जो कानून, यह सरकार के प्रति विरोध, किसके तहत, एक नए फॉर्म के तहत, एंड रेजेस कंसर्न्स, और ये चिंता यहां पे जाहिर करता है, चिंता को बढ़ाता है, किस बारे में, इसके इंपैक्ट के बारे में। इंपैक्ट किस पर, सिविल लिबर्टीज मतलब नागरिकों की आजादी, एंड डिसेंट मतलब असहमति। रिपीट कर रहा हूं, समझना। एडिटोरियल जो कोवर्स्ड कंसेंट है ऑन सिडिशन, ये जो लिखा गया है, ये चर्चा करेगा किस बारे में, कि लगातार आज भी भारत के अंदर एक नए रूप में राजद्रोह कानून आज भी है, भारत में आज भी राजद्रोह संबंधी लॉ जो है वो एग्जिस्टेंस में है, एक नए फॉर्म में है। और ये चिंता जाहिर करता है एडिटोरियल किस बारे में, कि इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है सिविल लिबर्टीज पर और डिसेंट पर। मान लो कोई व्यक्ति असहमत है, सरकार के किसी काम से असंतुष्ट नहीं है, तो उसका प्रभाव, इस राजद्रोह कानून का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में चिंतित भी है एडिटर जिसने ये लिखा है। ठीक है, ये कॉकरोच जनता पार्टी जो तुमने सुना है ना, बहुत बवाल सा मचा हुआ है, और कॉकरोच जनता पार्टी जो बहुत कम दिनों में बहुत ज्यादा इन्होंने जो फॉलोवर्स जोड़ लिए हैं, अपने आप जुड़ गए हैं, तो ये सब जो है ना, ये इसी के कारण आप ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि असहमतियां अगर हैं तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, आलोचनाएं जो है उसको सुनना चाहिए, सही अगर वो कह रहे हैं तो उनको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसके चलते ये सीजेपी जो पार्टी है वो एकदम से सडनली इमर्ज हुई है, तो वैसा ही कुछ समझ सकते हैं। अब बात करेंगे हम विस्तार से कोवर्स्ड कंसेंट, जिसमें मेरे भाई कंसेंट जो है वो नाउन है और कोवर्स्ड जो है वो एडजेक्टिव है। तो कोवर्स्ड कंसेंट का मतलब क्या हो गया, कैसा कंसेंट, कोवर्स्ड कंसेंट। कोवर्स्ड का मतलब क्या हो गया, कोवर्स्ड का मतलब हो गया मजबूरन, बलपूर्वक, है ना। कोवर्स का मतलब होता है फोर्स करना, मजबूर करना, विवश करना। तो कोवर्स्ड का मतलब है मजबूर या विवश, मजबूर या विवश।
कंसेंट का मतलब होता है सहमति, अग्रीमेंट, असेंट या अप्रूवल। सेट असाइड का मतलब है निरस्त करना, रद्द करना, निरस्त करना या रद्द करना। सिडिशन का मतलब है राजद्रोह। और अनसस्टेनेबल जो है इसका मतलब है कमजोर कह सकते हो, या जिसकी रक्षा न की, जिसको बचाया ना जा सके, जिसका बचाव न किया जा सके, जिसका बचाव न किया जा सके। भाई अनसस्टेनेबल कोई चीज है वो तो टिकाऊ नहीं है, उसका बचाव नहीं कर सकते आप, ठीक है, वो अनवायबल है, वो मतलब व्यवहारिक चीज नहीं है, उसको बोलते हैं अनसस्टेनेबल। तो कॉज्ड कंसेंट का मतलब है ऐसी सहमति जो मजबूर करके, मतलब मजबूरी में सहमति दिखाई गई है, किसको लेकर है, सिडिशन को लेकर, राजद्रोह को लेकर। सुप्रीम कोर्ट शुड सेट असाइड सिडिशन, सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, ये सब्जेक्ट है, इसको सेट असाइड करना चाहिए। सेट असाइड करना चाहिए मतलब इसको निरस्त कर देना चाहिए, क्या, सिडिशन को, राजद्रोह को, ये ऑब्जेक्ट है सेट असाइड का। किस रूप में करना चाहिए, ये है प्रेपोजिशन। कॉन्स्टिट्यूशनली अनसस्टेनेबल, सुप्रीम कोर्ट को कह देना चाहिए कि ये जो है संवैधानिक रूप से अनसस्टेनेबल है। अनसस्टेनेबल है इसका मतलब इसका बचाव नहीं कर सकते हम, ये चलने वाली चीज नहीं है, इस तरीके से इसको निरस्त कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से पहले दे लगेगा, एक तो काम की बात ये है। दूसरी काम की बात ये है कि सेट असाइड एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, निरस्त करना, एनल करना, रिवोक करना। तीसरी काम की बात है कि एज जब भी के रूप में ऐसे अर्थ में आता है तो एज होता है प्रेपोजिशन। चौथी काम की बात यह है कि अगर एबल शब्द से एंड होने वाला कोई वर्ड है तो ये सफिक्स है एबल, इससे अगर एंड हो रहा है तो वो एक एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम कौन करता है, एडवर्ब करता है। समझ में आ गई मेरी बात? आगे देखो, द इंडियन स्टेट हैज नॉट इनफ्रिक्वेंटली यूज द कॉलोनियल ऑफेंस ऑफ सेडिशन। भारत राज्य ने, मतलब भारत सरकार ने बार बार में यूज किया है औपनिवेशिक दौर का है ये राजद्रोह का अपराध, है ना, इसको यूज किया है। कोडिफाइड, जो कि कोडिफाइड है, जो जिसको इनकॉर्पोरेट कर रखा है, जिसको अरेंज कर रखा है, किसके तहत, सेक्शन 124A के तहत ऑफ द इंडियन पिनल कोड, आईपीसी की धारा 124A में इसका ये कोडिफाई किया गया है। एज ए टूल, सरकार ने इसका इस्तेमाल कैसे किया, एक टूल के रूप में, एक हथियार के रूप में, और हथियार किसका है, असहमति को दबाने का। इन मई 2022, मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स, राज्य और केंद्र सरकारों से कहा, क्या कहा, कि आप नई जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स हैं, जो नई एफआईआर हैं, उसको दर्ज करने से बचें। और किससे बचें, कोवर्सिव मेजर्स, बलपूर्वक कोई कार्यवाही करने से बचें। किसके तहत, 124A के तहत, इन एसजी वोम्बेटकेरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में। वाइल द सेंटर सेड, जबकि सेंटर ने कहा कि इट वुड रिकंसीडर द प्रोविजन, कि हम इस प्रावधान को फिर से देखेंगे, रिकंसीडर करेंगे। तो इंडियन स्टेट का मतलब है भारतीय राज्य, इसका मतलब भारत सरकार। ये हैज हेल्पिंग वर्ब है, ये इसकी मैन वर्ब है, वर्ब से पहले ये इसका मॉडिफायर एडवर्ब है, और नॉट भी एडवर्ब होता है। अच्छा, नॉट और इनफ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार, इनफ्रीक्वेंट का मतलब होता है जो कम बार है, बार बार नहीं है, लेकिन नोट भी लगा दिया तो दो नेगेटिव मिलकर क्या बनते हैं मैथ्स में, पॉजिटिव बनते हैं। ठीक ऐसा ही यहां पे है, दो नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव मीनिंग देंगे। इसका मतलब इसको ऐसे पढ़ो, नॉट इनफ्रीक्वेंटली को ऐसे पढ़ो फ्रीक्वेंटली। तो भारत सरकार ने बार बार में यूज किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, किसको यूज किया है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कॉलोनियल ऑफेंस जो है, औपनिवेशिक दौर में ये जो राजद्रोह का एक अभियोग है, राजद्रोह का जो आरोप है या अपराध है, इसको यूज किया है। किसके तहत कोडिफाइड है, विच इज कोडिफाइड, ये एक रिड्यूस्ड क्लोज है। कोडिफाइड का मतलब है कि इसको शामिल किया हुआ है, इनकॉर्पोरेटेड है, इसको शामिल किया हुआ है किसके तहत, इस सेक्शन के तहत, और ये सेक्शन है किसका, इंडियन पिनल कोड का। और भारत सरकार ने इसका यूज किस रूप में किया है, इस रूप में। तो मैंने कहा था एज का मतलब के रूप में हो, तो ये प्रेपोजिशन है। किस रूप में किया है, एक हथियार के रूप में। हथियार किस चीज का, दबाने का। किसको दबाने का, डिसेंट को दबाने का। मई 2022 में, ये एडवर्ब है, टाइम बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसने कहा, फिर देखो आस्क को मैं कह रहा हूं कहा, क्योंकि इसके बाद टू दे रखा है। जब जब तुम्हें जीवन में आस्क के साथ टू लगे, टू दिखे, तो फिर आप उस आस्क को कहने के अर्थ में यूज करें। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, किसे, राज्य सरकार और केंद्र सरकारों से। क्या कहा भाई, ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका। क्या कहा कि आप बचिए, रिफ्रेन के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है, प्रेपोजिशन के साथ आईएनजी लग रहा है, याद रखना भाई। स्टॉप के साथ, रिफ्रेन के साथ, या एब्स्टेन के साथ, या डिलूड के साथ, या प्रिवेंट के साथ, या बार के साथ, या डी बार के साथ, या प्रोहिबिट के साथ,
ये सारे के सारे शब्द जो हैं रोकने के अर्थ में आते हैं और इन सब के साथ ट्रीटमेंट सेम है। फ्रॉम का प्रयोग करते हैं प्रेपोजिशन के रूप में, इन सब के साथ में फ्रॉम लगाते हैं। ठीक है, तो मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से कहा कि आप नई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब एफआईआर, नई एफआईआर दर्ज करने से बचें। और किससे बचें? टेकिंग कोवर्सिव मेजर्स, बलपूर्वक कार्यवाहियों से बचें। किसके तहत? इसके तहत। और ये बात कब कही? ये बात इस केस की सुनवाई के दौरान कही। ठीक है, जबकि ये कंजंक्शन हो गया, जबकि केंद्र सरकार जो है, सेंटर और ऑपोजिशन से पहले दे लगता है, बताया हुआ है मेरा, सेंटर से पहले भी दे लगेगा और ऑपोजिशन से पहले भी दे लगेगा। जबकि केंद्र सरकार ने कहा, क्या कहा भाई? यहां पे इसको बनाइए कंजंक्शन दैट। ठीक है, सेड दैट, ऐसा मान लो दैट है यहां पे। इट वुड, इट यहां पे आ रहा है केंद्र सरकार के लिए, चूंकि इट से दैट से पहले सेड सेकंड फॉर्म है तो विल का वुड कर दिया, तो केंद्र सरकार ने कहा है कि हम रिकंसीडर करेंगे प्रोविजन को। प्रोविजन कौन सा? 124A वाला प्रोविजन, प्रावधान। ठीक है, आगे चलें। इस प्रोविजन का मतलब जो है ना वो अरेंजमेंट है यहां पे। इस प्रोविजन का मतलब क्या है? अरेंजमेंट है। स्लाइड नंबर 2 देखेंगे। इस स्लाइड में 2 वर्ड्स हैं। टुक इफेक्ट का मतलब होता है लागू होना, लागू हुआ, पास्ट में लिया है मैंने इसको, जैसा दे रखा था एज इट इज। बाइंड का मतलब है मजबूर करना, विवश करना, बांधना, मजबूर करना। अब इस स्लाइड में यह कह रहा है कि व्हेन द भारतीय न्याय संहिता टुक इफेक्ट इन 2024, जब बीएनएस लागू हुआ 2024 में, पार्लियामेंट इफेक्टिवली रिप्लेस सेक्शन 124A विद सेक्शन 152। तो संसद ने प्रभावी तरीके से सेक्शन 124A को सेक्शन 152 के साथ रिप्लेस कर दिया और जो मिनिमम सेंटेंस था उसको 7 साल तक, मतलब उस मिनिमम सेंटेंस को बढ़ाकर 7 साल कर दिया। इट वॉज सिडिशन बाई ए न्यू नेम। अभी भी ये राजद्रोही ही कहलाता है, लेकिन नए रूप में कहलाता, नए नाम से कहलाता है। इन फरवरी 2026, फरवरी 2026 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, जिनका नाम सूर्यकांत है, इन्होंने ओरली ऑब्जर्व किया, मतलब मौखिक रूप से टिप्पणी करी, दैट द सेंटर्स प्रॉमिस इन 2022, कि केंद्र सरकार का जो प्रॉमिस था 2022 में क्या करने का? प्रावधानों को रिव्यू करने का, वो पार्लियामेंट को बांध नहीं सका, वो पार्लियामेंट को क्या नहीं कर सका? मजबूर नहीं कर सका। फिर समझिए, वैन द भारतीय न्याय संहिता, इनसे पहले द लगेगा, भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी, इन सबसे पहले द लगता है। सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। टुक इफेक्ट वैसे फ्रेज है, इसका लागू होना कब लागू हुआ? 2024 में, एडवर्ब हो गया। पार्लियामेंट से पहले कभी कोई आर्टिकल लगता नहीं, जनरली तभी लगता है जब दे रखा होता पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऐसा करके देश का नाम कहाँ की पार्लियामेंट है तो ही लगता है, वरना पार्लियामेंट से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। टेक इट डाउन, इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता लागू हुआ जब 2024 में, तो पार्लियामेंट जो है उसने इफेक्टिव तरीके से क्या किया? रिप्लेस किया। किसको? सेक्शन 124A को। किसके साथ रिप्लेस किया? रिप्लेस के साथ विद लगता है, नोट डाउन करना, सेक्शन 52 के साथ। और क्या किया? इंक्रीज किया। ये इसी की वर्ब है, इसने पार्लियामेंट ने इंक्रीज किया क्या? मिनिमम सेंटेंस को इंक्रीज करके कहां पहुंचा दिया? टू लगता है डेस्टिनेशन से पहले, कि ये जो इंक्रीज तुमने किया वो कहां तक पहुंचाया? तो ये पहुंचाया 7 साल तक। ठीक है, आगे कह रखा है इट वॉज सिडिशन। ये वाली जो थी, ये जो सेक्शन जोड़ा है, ये भी सिडिशन था। ये नाउन है, ये कॉम्प्लीमेंट है इसका। किस एक नए नाम से सिडिशन था, है ना? ये भी सिडिशन था लेकिन एक नए नाम से था। आगे कह रहा है इन फरवरी 2026, 2026 में, ये एडवर्ब है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जो हैं, इन्होंने ओरल तरीके से ऑब्जर्व किया, ये मेन वर्ब है। क्या ऑब्जर्व किया? ये कंजंक्शन। ये ऑब्जर्व किया कि केंद्र का जो प्रॉमिस है 2022 में क्या करने का? रिव्यू करने का। किसको? प्रोविजन को। ये नहीं बांध सका। ये एक हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये एडवर्ब। वो बांध नहीं सका किसको? पार्लियामेंट को। देखो, पार्लियामेंट से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है। इस थर्ड स्लाइड में जो वर्ड्स हैं उसमें एक तो है ईज। ईज का मतलब होता है आसान करना, सुगम बनाना, और प्रोसीड का मतलब है जारी रखना। क्या कहना चाह रहा है समझिएगा। इस स्लाइड में कह रहा है एज इफ। एज इफ एक फ्रेज है, इसका मतलब है मानो की, मान लीजिए, ऐसा है इस कंडीशन में। एज इफ टू रिलीज द प्रेशर ऑन कोर्ट्स, मानो कि कोर्ट पर जो प्रेशर है उसको रिलीज करने के लिए। बट ऑल्सो इफेक्टिवली ईजिंग द कंट्रीज पैसेज, बल्कि इसलिए भी कि भाई आप प्रभावी तरीके से देश का जो एक शिफ्टिंग हो रही है, बीएनएस युग में प्रवेश कर रहा है देश, उसको आसान करने के लिए 21 मई 2026 को कोर्ट ने कहा कि इफ एन एक्यूज्ड पर्सन हैज नो ऑब्जेक्शन, कि यदि आरोपी व्यक्ति है और उसको कोई आपत्ति नहीं है तो कोर्ट्स जो हैं वो प्रोसीड कर सकते हैं केस को इस धारा को शामिल करते हुए। एज इफ एक फ्रेज है जिसका मतलब मानो की, ऐसा करने के लिए, ये पर्पस है। टू के साथ बेस फॉर्म
इन्फिनेटिव होता है, ये पर्पस बताता है, उद्देश्य बताता है। उद्देश्य क्या है? रिलीज करना, क्या? प्रेशर, मतलब दबाव हटाना, किस पर से? कोर्ट पर से। और साथ ही में इफेक्टिवली ईजिंग, ईज करने के लिए, एक तो आ गया टू रिलीज, एक यहां पे ईजिंग, और ऐसा करते हुए, बट ऑल्सो इफेक्टिवली ईजिंग। तो एक तो क्या है? कोर्ट पर से प्रेशर को हटाने के लिए, और साथ ही प्रभावी तरीके से आसान करते हुए देश का रास्ता, पैसेज रास्ता भी होता है लेकिन यहां पे शिफ्टिंग है, देश का जो बदलाव है, देश जो है एक नए कानूनी युग में प्रवेश कर रहा है, बीएनएस वाले दौर में प्रवेश कर रहा है। ऐसा करते हुए 21 मई 2026 को कोर्ट ने कहा, क्या कहा? ये कंजंक्शन है। ये कहा कि यदि कोई, इफ जो होता है वो कंजंक्शन होता है, और ये स्पेक्युलेटिव कंजंक्शन होता है, ठीक है, ये इमेजिनेशन के लिए आता है कि यदि कोई भी एक्यूज्ड पर्सन है उसको ऑब्जेक्शन नहीं है, ये मैन वर्ब है यहां पे, नो डिटर्मिनर होता है और ऑब्जेक्शन नाउन है। याद रखना भाई, नो जो है वो तो होता है डिटर्मिनर, और नॉट जो है वो होता है एडवर्ब। नॉट होता है एडवर्ब, नो होता है डिटर्मिनर। इस बात को तुम याद रखना, ठीक है। यदि कोई अक्यूज्ड पर्सन है, उसको ऑब्जेक्शन नहीं है, तो कोर्ट्स क्या कर सकते हैं? कोर्ट्स प्रोसीड कर सकते हैं, है ना, ऑन केसेस, उन केसेस के साथ मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं, इन्वॉल्विंग सेक्शन 124A, इसको शामिल करते हुए, इन्वॉल्विंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऐसा करते हुए, बीच में आईएनजी लगे और उसका मतलब हो ऐसा करते हुए, कंटिन्यूअस सेक्शन को डिनोट करे तो आईएनजी लगा सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक है भाई। इस स्लाइड में दो चार वर्ड्स देखिए। एक रोबस्ट का मतलब है मजबूत, ये तो पढ़ा हुआ है आपने। इनकार्सरेटेड का मतलब है गिरफ्त में, कैद में। और हॉब्सन चॉइस एक ईडियम आती है, बहुत बार पहले वाले परीक्षाओं में आ रखी है, प्रीवियस एग्जाम्स में, एसएससी में। इसका मतलब है कोई विकल्प ना होना, कोई विकल्प न होना। क्या कहना चाह रहा है? हालांकि ये हाउएवर जो है वो कंजंक्टिव एडवर्ब होता है, ये कंजंक्शन भी है और एडवर्ब है, इसको हम बोलते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब। हालांकि ऐसी जो असहमति है फ्रॉम दी अक्यूज्ड, किसी भी आरोपी के द्वारा सहमति, कह रहा ना कि अगर आरोपी कहे कि मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है तो 124A के तहत कार्रवाई करो, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन ये लेखक कह रहा है कि हो सकता है ना कि आपने आरोपी को मजबूर कर दिया हो कि वो कहे कि ना कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कोवर्स्ड हो सकता है, ये बलपूर्वक हो सकता है, स्पेशली विशेष करके इफ दे लैक रोबस्ट लीगल रिप्रेजेंटेशन। हो सकता है उनके पास ढंग का वकील ना हो या लीगल रिप्रेजेंटेशन मजबूत नहीं हो, तब ऐसा हो सकता है। बिकॉज द ऑल्टरनेटिव फॉर द इनकार्सरेटेड पर्संस, क्योंकि जो विकल्प है कैदियों के लिए, वो क्या विकल्प है कि अनिश्चितकालीन देरी इनको सहन करनी पड़ती है। इट इज इफेक्टिवली ए हॉब्सन चॉइस। अब ये कह रहा है कि ये देख, प्रभावी रूप से अगर देखें, रियलिटी में देखें, तो इसमें कोई विकल्प है ही नहीं। विकल्प किसके बीच में? बैड एंड वर्स आउटकम्स, है ना। तो दो विकल्प आपके बैड और वर्स, आपको तो झेलना पड़ेगा, या तो खराब या उससे अधिक खराब, है ना, बेकार या बदतर। इन दो आउटकम्स में से इनके बीच में कोई विकल्प इनके पास है नहीं। तो हालांकि ऐसे जो कंसेंट है किससे? अक्यूज्ड से, वो कंसेंट हो सकता है कि कोवर्स्ड हो, पैसिव वॉइस दे दिया। पैसिव मॉडल का कैसे बनता है? किसी भी मॉडल का पैसिव बी के साथ थर्ड फॉर्म लगकर बनता है, तो हो सकता है कि कोवर्स्ड हो, विवश कर दिया गया हो। विशेष करके, स्पेशली को हम बोलते हैं पर्टिकुलरली, विशेष करके यदि वे लोग जो हैं, ठीक है, ये अक्यूज्ड की बात कर रहे हैं। दी अक्यूज्ड का मतलब है अक्यूज्ड पर्सन्स, दे प्लस एडजेक्टिव, पढ़ा हुआ होगा शायद, नहीं पता है तो लिख लेना, प्लूरल नाउन बनाता है। दे के साथ एडजेक्टिव जुड़ने पर नाउन कैसा बनता है? प्लूरल। जैसे दे ब्लाइंड, तो इसका मतलब होता है ब्लाइंड पीपल। दे डेफ, डेफ पीपल। द लेम, लेम पीपल, ऐसा बनता है। ये कह रहा है क्योंकि यदि उनके पास कमी है किस चीज की? रोबस्ट लीगल रिप्रेजेंटेशन की। ये नाउन है, लीगल एडजेक्टिव है, रोबस्ट एडजेक्टिव है। यदि उनके पास कमी है बहुत ही मजबूत न्यायिक प्रतिनिधित्व की, क्योंकि ये कंजंक्शन, क्योंकि जो ऑल्टरनेटिव है, विकल्प है उनके पास, विकल्प जो है कैदियों के लिए, वो क्या है? वो है इनडेफिनेट डिले। ये डिले नाउन है, डिले नाउन है, और ये एडजेक्टिव है। ये इट इज, ये वर्ब, ये एडवर्ब। ये प्रभावी तरीके से या रियलिटी में हॉब्सन चॉइस है, किस किस के बीच में? इन दोनों के बीच में। आउटकम्स का मतलब होता है परिणाम। ठीक है भाई।
अब आइए मैच द कॉलम्स में, कोवर्स्ट का मतलब क्या बताया मैंने, इम्प्रिजन्ड, तो एक में जुड़ेगा ई। रोबस्ट का मतलब क्या बताया, स्ट्रॉन्ग, सी। इनकार्सरेटेड का मतलब, सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये कोवर्स्ट का मतलब मजबूर, बी। रोबस्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग, सी। इनकार्सरेटेड का इम्प्रिजन्ड, ई। इनडेफिनेट का अनसर्टेन, डी। आउटकम का रिजल्ट, ए। क्वेश्चंस देखते हैं। पहला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेंटेंसेज हैज द वर्ड रिफ्रेन बीन यूज करेक्टली। इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट जिसमें रिफ्रेन को करेक्टली यूज किया गया है। तो द सिंगर सैंग अ सॉन्ग। देखो ऐसा आजकल प्रश्न आता है परीक्षा में कि आप एक वर्ड जो है उसको कौन से सेंटेंस में सही यूज किया। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है, बचना, परहेज करना। द सिंगर सैंग ए ब्यूटीफुल रिफ्रेन, ना। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग ऑयली फूड, ये हो जाएगा डॉक्टर ने सलाह दी कि आप ऑयली फूड से बचें, ऑयली फूड से परहेज करें। और द मैनेजर डिसाइडेड टू रिफ्रेन द एम्प्लॉई फॉर हिज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये कह रहा है कि भाई मैनेजर जो है उसने डिसाइड किया रिफ्रेन करना एम्प्लॉइज को, नहीं आएगा ये भी, तो एक ही आंसर आएगा, बी। अगला कह रहा है कि in the context of the editorial the phrase used as a tool to quell dissent implies that the sedition law was used to। sedition law का इस्तेमाल किस लिए करते थे, इस फ्रेज से क्या समझ में आता है, डिसेंट को दबाने के लिए। इंक्रीज हेल्दी पॉलिटिकल डिबेट, ना। सप्रेस एंड फोर्सिबली पुट एन एंड टू अपोजिशन, विपक्ष को दबाने के लिए, आवाजें जो ऐसी हैं असहमति वाली उनको दबाने के लिए। फिर फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स। द जज अलाउड द ट्रायल टू, जज ने अलाउ किया कि ट्रायल को कंटिन्यू रखो। प्रोसीड, प्रोसीड कौन सा, इन दो में से आएगा। प्रीसीड का मतलब होता है पहले आना, प्रीसीड का मतलब होता है कम बिफोर, तो ये तो नहीं आएगा। फिर आगे क्या है, नोटिंग दैट द इन्वेस्टिगेशन मस्ट, ये टिप्पणी करते हुए कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो फाइनल जजमेंट से पहले होनी चाहिए। अब पहले होनी चाहिए तो प्रीसीड आएगा, प्रीसीड आएगा तो फिर इसका मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा, बी, प्रोसीड और प्रीसीड। नेक्स्ट फैक्ट बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट मेजर स्ट्रक्चरल चेंज अकर्ड व्हेन द भारतीय न्याय संहिता रिप्लेस्ड द आईपीसी। क्या स्ट्रक्चरल चेंज आया, तो ये कह रहा है 152 जो सेक्शन था उसको उसने 124 ए को चेंज कर दिया और मिनिमम सेंटेंस बढ़ाकर 7 साल कर दिया। फिर अंडर व्हाट स्पेसिफिक कंडीशन डिड द सुप्रीम कोर्ट स्टेट दैट कोर्ट्स मे प्रोसीड ऑन केसेस इन्वॉल्विंग सेक्शन 124 ए। कौन सी कंडीशन में कहा था ना कि अक्यूज्ड अगर उसको आपत्ति नहीं है तो करने तो कंटिन्यू करो। इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एक्सप्लिसिट रिटन परमिशन, इफ द अक्यूज्ड पर्सन हैज नो ऑब्जेक्शन टू प्रोसीडिंग, यदि उसको कार्यवाही से कोई आपत्ति नहीं है तो ऐसा कर सकते हो। अगला है व्हाई डज द ऑथर आर्ग्यू that the consent given by the accused to proceed under section 124A may actually be coerced। क्यों लेखक आर्ग्यू करता है कि जो सहमति दी गई है एक्यूज्ड के द्वारा क्या करने के लिए, इस सेक्शन के तहत करने के लिए, वो एक्चुअल में कोवर्स्ड हो सकता है। क्यों उसको ऐसा लगता है, बिकॉज पुलिस ऑफिसर्स आर फिजिकली फोर्सिंग देम, नो। बिकॉज द एक्यूज्ड प्रीफर द ओल्ड आईपीसी लॉ ओवर द न्यू बीएनएस लॉज। बिकॉज रिफ्यूजिंग टू कंसेंट मीन्स फेसिंग एन इन्फिनिट डिले, इंडेफिनेट डिले इन जेल विदाउट ट्रायल, ये हो जाएगा भी। उनके पास विकल्प फिर यही बचता है, उनके पास लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, और अगर वो नहीं मानते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं, तो इसका मतलब अनिश्चितकालीन देरी उनको झेलनी पड़ती है और जेल में वो रहते हैं, मुकदमा उन पर होता नहीं है, बिना मुकदमे का चलता रहता ही। फिर इडियम ऑप्शन चॉइस का मतलब क्या है, अ स्टूडेंट सेलेक्टिंग। अच्छा, इसमें कौन से में इसको सही से इस्तेमाल किया गया है, अ स्टूडेंट सेलेक्टिंग बिटवीन 3 इक्वली प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज। क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन इट्स यूसेज इन एडिटोरियल विच ऑफ द फॉलोइंग रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ट रिप्रेजेंट्स ऑप्शन चॉइस। इनमें से कौन सा ऐसा है जो बेस्ट लाइफ सिचुएशन बताता है, एकदम जीवंत उदाहरण कौन सा है। अ स्टूडेंट सेलेक्टिंग बिटवीन 3 इक्वली प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज, अ ट्रेवलर डिसाइडिंग वेदर टू वॉक 10 माइल्स इन अ ब्लिजर्ड और स्लीप आउटसाइड इन द फ्रीजिंग कोल्ड। ये हो जाएगा ना कि 10 मील जाए, ब्लिजर्ड मतलब बर्फ के तूफान में चल के जाए, या फिर ठंड मतलब कड़ाके की ठंड उसमें सो जाए। दोनों में से कोई विकल्प नहीं है, आपके पास विकल्प है ही नहीं, आगे कुआ पीछे खाई वाली कहानी है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये कुछ 7 क्वेश्चंस थे आज के इस एडिटोरियल में। अब हम मुलाकात करेंगे कल एक नए सेशन के साथ, ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।